हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फ्लेमिंगो इंग्लिश की एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक है। क्लास 12 की है फ्लेमिंगो। तो इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको इंग्लिश एनसीईआरटी का हम समझाएंगे। समझाएंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है द लास्ट लेसन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है, तो आप आराम से यहाँ से समझिए। इंग्लिश टू हिंदी अच्छे से समझाया जाएगा। About the author, Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was held in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on तो them. कभी भी लेसन स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ऑथर कौन है और क्या कहना चाह रहा है। तो स्टोरी का नाम जैसे कि बताया था कि द लास्ट लेसन है और ऑथर है अल्फोंसो डोवेट। तो ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। लास्ट लेसन जो है कहाँ पे कहानी सेट है, इसका एक इंट्रोडक्शन आप लोग जान लें कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय में एक तरीके से सेट थी। फ्रैंको प्रूशियन वॉर में जो कि 1870-71 में हुआ, जिसमें कि फ्रांस को डिफीट कर दिया था प्रूशिया ने। और ये कौन लेड किया था वॉर? बिस्मार्क एक जगह का नाम है। तो बेसिकली फ्रांस और प्रूशियन वॉर के समय में कहानी सेट है ये। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तो उस वक्त का जो प्रूशिया था वो अभी का क्या है? जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स है ऑस्ट्रिया का। तो बेसिकली फ्रांस की लड़ाई जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया से हुई थी, जिसमें कौन जीता था? प्रूशिया जीती थी। इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात की गई थी। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? अल्सेस और लोरेन। और वो कैसे प्रूशियन हैंड्स के कब्जे में आ गई थी, क्योंकि प्रूशिया ने जीत हासिल कर ली थी, तो वो ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट उनके कब्जे में आ गई थी। अब ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लेसन किस बारे में है। अब आपको एक एक पैराग्राफ ये पढ़ के बताएगी और उसकी मीनिंग हम आपको बताएंगे। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. स्टॉप करो बाबा। तो ये कहानी ऐसी है कि यहाँ स्टार्ट हुआ है, इसने बच्चा बोल रहा है कि मैंने स्कूल के लिए बहुत आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। बहुत लेट निकला था स्कूल के लिए और वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मुझे बड़ा डर था। ड्रेड का मतलब बहुत डर था कि डांट पड़ने वाली है। खासकर मिस्टर हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। उन्होंने कुछ काम दिया था कि पार्टिसिपल्स याद करने। पार्टिसिपल्स जो है लैंग्वेज का एक टर्म है, उसको याद करने के लिए बोला हुआ था। इन्होंने याद नहीं किया। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था इसको कि पार्टिसिपल्स क्या है, याद करने को बोला था। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि टीचर ने कुछ बोला और तुमने याद नहीं किया तो डर लगता है। बिल्कुल वही फीलिंग इसको भी हो रही थी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ डोर्स। तो एक मोमेंट के लिए इस बच्चे को लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और बाहर समय बिताऊँ। कई बार आप लोग को भी लगता है ना कि आज स्कूल पढ़ने का मन नहीं है, भाग जाऊँ। तो खासकर तब जब आपको डर है कि टीचर से डांट पड़ने वाली है। तो इसको भी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी। तो बाहर क्या था? सो वार्म, खूब गर्म था, ब्राइट था, खूब सूरज बढ़िया से चमक रहा था। चिड़िया जो है चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब वो जो जंगल के किनारे इनका था, मतलब जंगल जैसा एरिया था, वहाँ पे पेड़ों में बैठ के चिड़िया चहचहा रही थी। ओपन फील्ड में बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहाँ पे एक ओपन फील्ड थी, खुला हुआ मैदान था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो अपना काम कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब वो मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये सारा कुछ इतना टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग का मतलब इतना अट्रैक्टिव था
जो पार्टिसिपल्स से ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था। पार्टिसिपल्स में तो आपको लैंग्वेज पढ़नी है, यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, खुला मैदान था, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ताकत थी कि मैं उसको रेजिस्ट कर सकता था, अपने आप को रोका मैंने और हरीड ऑफ टू स्कूल। ना मन चाहते हुए भी मैं स्कूल भाग गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जब मैं टाउन हॉल, ये फिर बच्चा बोल रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पे बड़ी भीड़ थी, खासकर बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जो ऊपर लगा रहता है, कहीं पे भी उस पर कोई इन्फॉर्मेशन लगी रहती है, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ थी। पिछले 2 सालों में सारी बैड न्यूज़ यहीं से आती थी हम लोगों, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में पहले आपके पास उस ज़माने में फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो कोई भी अच्छी खबर बुरी खबर जो भी होती थी बुलेटिन बोर्ड पे लिख दी जाती थी कि लॉस्ट बैटल्स, आपने कौन सी चीज़ें हारी, कोई ड्राफ्ट था उससे रिलेटेड, या कमांडिंग ऑफिसर को कोई ऑर्डर्स देने होते थे, कुछ भी होता था तो वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा जाता था। तो मैंने अपने आप से सोचा बिना रुके, अब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब कौन सी बुरी खबर है। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज, जैसे हरिड का मतलब मैं जितना तेजी से जा सकता था मैं उतनी तेजी से गया, तो वहाँ मुझे ब्लैकस्मिथ मिला। ब्लैकस्मिथ का मतलब लोहार है, जो लोहे का काम करता है, जिसका नाम वॉचर था, जो वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस यानी अपने असिस्टेंट के साथ में। वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। उसने मुझे बुलाया और बोला इतनी तेज़ मत जाओ, अग्रेसिव होके बोला, बहुत तेज़ी से गुस्से से बोला। बब का मतलब होता है अग्रेसिव होना, गुस्से से बोला, तुम स्कूल चले जाओगे, तुम्हारे पास बहुत समय, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। I thought he was making fun of me and he reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और वो जो है एम हेमल्स के लिटिल गार्डन में पहुंच गया बिना सांस लिए हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हुआ इतनी तेज़ी से भागा कि उसको सांस नहीं आ रही थी, तो उसको लगा ये मजाक उड़ा रहा है। भागते हुए एम हेमल्स के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया ये। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and the closing of desks, lessons repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, ज़्यादातर जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ा बसल होता था। बसल का मतलब हलचल मची रहती थी, जो कि स्ट्रीट से ही, सड़क से ही सुनाई पड़ती थी हलचल। आप लोगों का भी स्कूल होगा, स्कूल जाते होंगे तो आवाज़ें आती हैं, चहल पहल होता है सड़क पे, स्कूल के अंदर बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो वही वही सारी आवाज़ें इनको भी आती थी। किसकी, कि कोई लोग डेस्क अपनी खींच रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेसन्स जो है कुछ बच्चे याद कर रहे हैं। यूनिजन का मतलब हुआ एक साथ यूनिटी में बैठ के बच्चे याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सेंटेंसेस को बहुत ज़ोर ज़ोर से। विद कुछ लोग अपने कानों पे हाथ रख के बैठे हो कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, कि कुछ आपस में मतलब कान इसलिए बंद करके बैठे हैं कि हम समझ सकें कि दूसरा क्या बोल रहा है। और टीचर का जो बड़ा सा रूलर होता है वो रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब ज़ोर ज़ोर से टीचर मारते हैं। अगर टीचर होते तो टीचर भी मारते, तो सब चीज़ों की आवाज़ आ रही है। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन सब कुछ बड़ा अजीब था क्योंकि सब कुछ बड़ा शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything has to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hemel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. I had counted on the commotion to get to my desk. तो मैं कमोशन को सोच रहा था, फिर मैं सोचते सोचते डेस्क पे पहुंच गया बिना किसी को दिखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन मैं मतलब छुप के जाता था, जब याद नहीं किया होता था, कैसे भी निकल के चला जाता था। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे लग रहा था कि संडे की सुबह है। थ्रू द विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो अपनी प्लेसेस पे बैठे हुए हैं, और एम हेमल जो इनके टीचर थे वो अप एंड डाउन मूव कर रहे थे अपने आयरन रूलर को अपने हाथ में लेकर के। हाथ में नहीं, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में लेके आयरन रूलर को। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया।
तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश, कितना शर्मा रहा था और कितना फ्राइटेंड था, मतलब कितना डरा हुआ था। ब्लश भी कर रहा था, फ्राइटेंड, शर्मा भी रहा था, डरा हुआ भी था। But nothing happened. M. Hemel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." पर कुछ भी नहीं हुआ। ये तो डर रहा था कि बड़ी पिटाई होने वाली है, क्योंकि याद नहीं किया था। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े काइंडली, बहुत प्यार से बोला, जाओ अपनी जगह पे जल्दी से बैठो, लिटिल फ्रांस, इसका नाम क्या है, अभी जाके इसका नाम पता चला, इसका नाम फ्रांस है। लिटिल फ्रांस, अपनी जगह पे जाके बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then I had got a little over my fright, and I see that our teacher had on his beautiful green coat. His frilled. I jumped over the bench. तुरंत मैं जंप किया बेंच के ऊपर और मैं अपनी डेस्क के ऊपर sat down at my desk, डेस्क के पास बैठ गया। तब तक not till then when I had got a little over my fright, तब तक भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन फिर भी मैंने अपने डर पे काबू पाया। I had got a little over, मतलब थोड़ा सा डर पे काबू पाया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तब मैंने देखा कि हमारे टीचर ने एक सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। His frilled का मतलब जैसे फ्रॉक्स में फ्रिल लगी रहती है, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी फ्रिल वाली और लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप पहना हुआ था। सब पे एम्ब्रॉयडरी थी, मतलब सिलाई कढ़ाई का काम होता है, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। सब पे एम्ब्रॉयडरी थी और वो कभी भी नहीं पहनते थे कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ कपड़े होते हैं हम लोग खास दिनों में पहनते हैं, तो उनका जो है ये कपड़े बहुत खास दिनों के लिए था। और ये वो कपड़े कब पहनते थे, इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे, मतलब जब कभी इंस्पेक्शन करना हो या किसी को प्राइज मिलना हो तब ये कपड़े। तो इसको फ्रांस को समझ में आ गया, तो ज़रूर कुछ आज खास है जो ऐसे कपड़े ये पहन के आए हमारे टीचर। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज की वो ये था कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस का मतलब वो जो पीछे वाली बेंच थी जो हमेशा खाली रहती थी, उस पर आके गांव वाले लोग जो हैं आके शांति से बैठ गए हैं। कौन कौन था? ओल्ड हाउसर था, जो उसकी 3 कॉर्नर वाली हैट, जैसे काउबॉय हैट होती है उस तरीके से 3 कॉर्नर वाली हैट पहन के बैठा हुआ था। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लैटर का मतलब बाद वाला। फॉर्मर और लैटर वर्ड्स जो होते हैं इस तरीके से यूज़ होते हैं। तो फॉर्मर का मतलब जो पहले का कोई मेयर था इनके टाउन का या इनके सिटी का, वो भी आके बैठा हुआ है। फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले वाला पोस्टमास्टर भी आके बैठा हुआ है, और बहुत सारे लोग बिसाइड्स यानी उसके आसपास में बैठे हैं। एवरीबडी लुक सैड, हर कोई बहुत दुखी लग रहा है। और हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउसर अपने साथ क्या लेके आया था? एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था, जो एजेस के पे उसके ऊपर थम्स थे उसके, और उसने उसको खोला हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने अपने नीज को उस प्राइमर को खोला हुआ था, और चश्मे पहने हुए थे जो कि पेजेस के किनारे, एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और पेजेस के इस प्राइमर का मतलब इस तरीके की शीट थी, जैसे कोई ऑर्डर हम लेके आते हैं वो लेके आया था, और उसके पास किनारे चश्मे उसके रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hemel mounted this chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." While I was wondering about it all, तो जब मैं सब कुछ सोच ही रहा था तो एम हेमल ने क्या किया, अपनी चेयर पे बैठे और उसी ग्रेव और जेंटल टोन, ग्रेव का मतलब बहुत सीरियस और एकदम धीमी आवाज़ में उन्होंने मुझसे बोला, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। कहाँ के स्कूल्स में? अल्सेस एंड लॉरेन में, जहाँ पे ये उनका स्कूल सेटअप है। तो यहाँ पे अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। न्यू मास्टर कल से आपका आएगा, तो ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि ये लोग प्रूशिया के थे तो यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो हमारा एक पीरियड कंपलसरी हिंदी का होता है, उसी तरह या लोकल जो लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई आंध्रा में पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो कोई तमिल पढ़ता है, कोई
मलयालम पढ़ता है, तो उसी तरीके से लोकल लैंग्वेजेस में इनके यहाँ ये चूँकि फ्रांस में थे तो इनको फ्रेंच पढ़नी पड़ती थी। तो अभी आपका ये फ्रेंच आखिरी लेसन है और कल से आपको जर्मन पढ़नी पड़ेगी। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है। ये सब हिटलर के टाइम की सारी बातें थी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अटेंटिव रहिए। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up the town hall. थंडर क्लैप का मतलब वो जैसे कि बादल गड़गड़ाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो ये शब्द जो है मेरे दिमाग में जैसे लग रहा था बादल गरज रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे लगा। ओह द रिचेस मतलब ओह इतने दुख की बात है कि यही कुछ लिखा हुआ था टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे, ये जो छोड़ करके आया था। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could give up. And M. Himmel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे पता भी नहीं था कैसे लिखना है। हार्डली न्यू का मतलब मुझे पता भी नहीं है अभी फ्रेंच कैसे लिखा जाएगा। और मुझे ये कहा जा रहा है कि यू शुड नॉट लर्न एनी मोर। अब मुझे फ्रेंच सीखनी नहीं है, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब मुझे ख़राब लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं अपने लेसन याद किए। और मैं उस वक्त जाके बर्ड्स के अंडे पकड़ता था या स्लाइड करता था स्लाइडर पे। मेरी बुक्स जो मुझे उस वक्त बहुत ही न्यूसेंस, बहुत ही वाहियात लगती थी कुछ समय पहले, इतनी भारी लगती थी कैरी करने के लिए। मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री जो मैं सेंट्स की पढ़ता रहता था फ्रेंच में ही, मेरे ओल्ड फ्रेंड्स जिनके साथ मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, और एम हेमल टू द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, जो ये कि ये चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर, और ये आइडिया कि मैं इनको कभी नहीं देख पाऊँगा, इससे जो है फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इसमें जो मैं सब उनकी रूलर भूल गया। रूलर जो टेबल पे मारते थे, इरिटेटिंग लगता था, और कितने क्रैंकी थे, कितनी इरिटेटिंग थे, वो मैं सब भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय में जब हमको कोई भी चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो तभी तक बुरी लगती है जब तक वो हमारे साथ होती है। वो चीज़ जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि वो चीज़ आपके हाथ से जा रही है, उस दिन आपको उसका एहसास होगा कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो आप सब बच्चे, जैसे आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं और आपसे कह दिया जाए कि अब आपकी पढ़ाई बंद हो रही है, उस दिन से आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगेगी। वही हाल इस बच्चे के साथ, फ्रांस के साथ हुआ। तो इस नोट के साथ अभी हम लोग का चैप्टर आधा कंप्लीट हुआ है, और आधा हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा देखने के लिए। तो पार्ट 2 भी आपको पार्ट 2 कल आएगा आपके लिए। पार्ट 2 कल आएगा आपको, या शायद शाम को ही आ जाए, लेकिन आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले एक चीज़ रिमाइंड करते हैं, ये इंग्लिश का हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है। इसके पहले एनसीईआरटी बायो भी चल रहा है क्लास 11th का, और बायोटेक्नोलॉजी भी चल रहा है क्लास 12 का। तो आप सब लोग जा करके उसको देखें। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसके लिए कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे कि आगे जाए और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो सके। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछें कि कुछ आप लोग को और एडिशनल चाहिए या इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।